बी सर। B shifted 180 degree in phase. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ परफेक्टली कंडक्टिंग सरफेस। परफेक्टली कंडक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट करने पर कौन फेज चेंज करेगा अपना? ये श्योर है, कौन फेज चेंज करेगा? पोलराइजेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक डायरेक्शन का फेज या एच। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव में ई विल शिफ्ट इट्स फेज बाय कितना? 180। ओके, या दूसरा आंसर क्या सही हो सकता था? या दूसरा आंसर ये सही हो सकता था अगर लिखता क्या? ई इज शिफ्टेड इन फेज 180 डिग्री और ठीक है एच क्या होता? एच डज शिफ्ट द फेज और नॉट? एच डज नॉट शिफ्ट द फेज। उसका फेज क्या रहता है? क्लियर है बात? आगे चलो। इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डू मेटल्स हैव द हाईएस्ट रिफ्लेक्टिविटी? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है? क्योंकि आप देख रहे हैं इंफ्रारेड आईआर, इंफ्रारेड रीजन, आईआर रीजन, विजिबल तो आप जानते ही हैं, अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन या पूरा स्पेक्ट्रम, इनमें क्या फर्क है? आईआर में, यूवी में और विजिबल में फ्रीक्वेंसी का फर्क है ना? Yes sir. ओके, जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता जाता है The reflection बढ़ जाएगा. ठीक है, उतना रिफ्लेक्शन कम होता जाता है, बढ़ता नहीं। जितनी आप हाई फ्रीक्वेंसी की वेव डालोगे ओके, रिफ्लेक्टिविटी उतनी घटती चली जाती है। और एक फ्रीक्वेंसी ऐसी भी आती है, हमने किसमें किया होगा, जहां मैंने कंडक्टर को इक्विवेलेंट टू प्लाज्मा लेकर किया होगा ना, वहां पर बताया होगा आपको ये बात। ठीक है, वहां पर ये बात आपको बताई होगी कि एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है जिस पर क्या होता है, वेव रिफ्लेक्टेड की बजाय ट्रांसमिट होने लगती है। ओके, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट घटता है। तो हाईएस्ट रिफ्लेक्टिविटी किसकी होगी? Infrared. हाईएस्ट रिफ्लेक्टिविटी किसकी होगी? सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? विजिबल यूवी और इसमें किसकी है? आईआर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ओके, तो जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना ही ये ज्यादा होगा। तो सर जो गिवन ऑप्शन होगा उसमें भी चेक करना पड़ेगा कि किसमें होगा। मतलब जैसे विजिबल का बोलते हैं ना कि ज्यादातर रिफ्लेक्शन विजिबल में होता है। क्या बोलते, कैसे बोलते हैं? वो आपको दिखता है इसलिए तो बोलते हो आप? यस सर। आईआर दिखता है आपको? नहीं सर। तो अगर एक आईआर वेव डाली जाए, विजुअल वेव डाली जाए, किसमें ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा? आईआर में होगा। ओके सर। आईआर में होगा। ठीक है, ये वाला करो। सर बैक स्लाइड थोड़ा दिख रहा है। यस सर बोलिए। हो गया सर। ये वाला करो। इसमें क्या कह रहा है? पैरेलल रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव आर इंटरफेस बिटवीन एयर एंड डायरेक्शन के दिए हुए हैं। ये कौन सा वाला कंपोनेंट है? पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस? ये है पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये लिख दिया है इस बात को। ये पैरेलल वाला किसको बता रहा है? पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंड ये परपेंडिकुलर किसको बता रहा है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ओके, आई एंड आर को क्या बता रहा है? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए, कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट टू बी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज, बताइए क्या कंडीशन है वो जिस पर रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होती है? बताओ। अंडर व्हाट कंडीशन रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज? बताया था मैंने। रिफ्लेक्टेड वेव में कौन नहीं होता? तो विपरीत कौन नहीं होता? पैरेलल नहीं होता, परपेंडिकुलर नहीं होता? पैरेलल नहीं होता। यानी कि किसको जीरो करना है? बोलो। पैरेलल रिफ्लेक्टेड क्या होना चाहिए? बोलो, प्लेन पोलराइज होने के लिए टू बी जीरो और नॉन जीरो? इज टू बी जीरो। ओके, समझ आई बात?
तो कंडीशन अप्लाई करो, इसको जीरो होने के लिए किसको जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को, बोलो न्यूमरेटर को जीरो होना चाहिए ना, तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन न्यू कॉस आई इक्वल्स टू कॉस आर, ये आंसर सही। ओके तो वाला थोड़ा फिर से बोलो। हाँ, हमने जब पैरेलल रिलेशन पढ़े थे तो पैरेलल वाला जीरो आया था, मतलब आप ऐसे भी देख लो, अनपोलराइज लाइट आप डालो तो रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज होती है किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस में या पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस में, बोलो परपेंडिकुलर में। तो पैरेलल वाला कंपोनेंट कितना होता है, उसमें जीरो होता है नॉन जीरो होता है, पैरेलल वाला, पैरेलल वाला जीरो करूं या परपेंडिकुलर वाला जीरो करूं, बोलो पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाले को जीरो किया तो क्या कंडीशन मिली हमें, न्यूमरेटर को जीरो करना पड़ेगा, तो क्या कंडीशन आई ये वाली, हो गया नहीं हुआ, आगे बताओ। नेक्स्ट, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा, क्या फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा, बताइए। बताइए कितना रिफ्लेक्ट होगा, 0.20 0.4 वाला ना, ये तो बताया था पीछे मैंने अभी, हो गया वो? ये वाले पे ही हो रहा था ना, कितना परसेंट आ रहा था रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट नॉर्मल इंसिडेंस पर, 4%। 4%। ये कितना आएगा, ये वाला फॉर्मूला क्या है इसका, n1 minus n2 divided by n1 plus n2 whole square। कितना हो गया बोलो, जीरो पॉइंट 04 आ गया, नहीं आया, हो गया ये हो गए दोनों, चलें आगे। ये वाला बताओ, यहाँ पर 5 है, 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए नॉन मैग्नेटिक नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम, तो पूछा है क्या कि अगर 2 यानी कि इंसिडेंट वेव है ये वाला, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2 वोल्ट पर मीटर, ओके 2 वोल्ट पर मीटर है, पूछ रहे हैं ई तो टी क्यू आर का वैल्यू, आप जानते हैं क्या होता है नॉर्मल इंसिडेंस पे, इको आर ओवर इको आई, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या होता है, अगर नॉन मैग्नेटिक मीडियम हो तो नॉन मैग्नेटिक मतलब दोनों तरफ का परमेबिलिटी सेम हो, n1 minus n2 n1 plus n2 क्या होगा बोलो, 1 minus 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, ओके 1 plus 1.5 कितना होगा, माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना बन रहा है, माइनस 1/5। इको आई का वैल्यू कितना है, ये इको आई है, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है 2, तो इको आर कितना आएगा, माइनस 2/5। क्लैरिफाई हो पा रहा है, इको आर इज 2/5। अब बताइए रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड में फेज चेंज हुआ या नहीं, ये सब हो गया, ठीक है, तो फेज चेंज हुआ है, फेज हैज चेंज, फेज इज चेंज। आगे चलते हैं ट्रांसमिटेड में,
ट्रांसमिटेड का फार्मूला बताओ पहले क्या होता है। इको टी ओवर इको आई 2n1 होता है मीडियम 1 n1 प्लस n2 तो 2 into 1 मीडियम 1 इज एयर नीचे कितना 1 प्लस 2.5 तो बन 2 डिवाइडेड बाय 2.5 तो ये कितना बनेगा 20 डिवाइडेड बाय 25 4/5 इसमें कितना मल्टीप्लाई करते हैं आप इको आई का इको आई कितना है 2 कितना आ जाएगा 8/5 प्लस का 8/5 वोल्ट पर मीटर फेज चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है ट्रांसमिटेड कभी नहीं करता नो फेज चेंज कभी नहीं करता कौन सा ऑप्शन सही है -2/5 एंड 8/5 बी ऑप्शन सही है तो मैंने कहा था एटलीस्ट नॉर्मल इंसिडेंस का तो फार्मूला याद करना ही करना है ओके चलो गला हो गया कंसीडर नॉर्मल इंसिडेंट ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉर्मल इंसिडेंट ये इंसिडेंट वेव है ठीक है मीडियम 1 में वेलोसिटी कितनी है v1 वेव की और मीडियम 2 में वेलोसिटी कितनी है v2 इज लार्जर देन v1 इसका मतलब वेव कहां से कहां जा रही है डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर रेयर से डेंसर v2 ज्यादा है स्पीड ज्यादा है v2 में वेव जा रही है डेंसर टू रेयर तभी तो स्पीड ज्यादा होगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा ना यस सर डेंसर टू रेयर जा रही है ओके कह रहे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा रिफ्लेक्टेड वेव का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये पूछा जा रहा है ठीक है तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा रिफ्लेक्टेड वेव का dr जो होगा वो होगा kr रिफ्लेक्टेड वेव का वेव वेक्टर क्रॉस er रिफ्लेक्टेड वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय ओमेगा ओमेगा सेम रहता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे ei है ei इंसिडेंट वेव का है er कितना होगा er देखते हैं पहले रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ओके कितना होगा बताओ पहले तो बताओ रिफ्लेक्टेड जैसे इंसिडेंट वेव इधर जा रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव इधर जाएगी या उधर ही जाएगी -z में जाएगी अगर इंसिडेंट प्लस z में जा रही है ठीक है तो वो उसमें जाएगी तो क्या होगा er क्या होगा er होगा EOR ओके अच्छा एक बात हो ये वेव रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फेज चेंज करेगा या नहीं ये बताओ जरा पूछ समझ नॉर्मल इंसिडेंस में करेगा या नहीं करेगा नहीं करेगा भाई नॉर्मल इंसिडेंस में वेव अगर डेंसर से रेयर में जा रही हो तो रिफ्लेक्टेड वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड फेज चेंज नहीं करता ये प्लस x ही रहेगा कल की क्लास का देख लेना एक बार नॉर्मल इंसिडेंस में फेज चेंज नहीं करेगा रेयर से डेंसर में जा रही हो तो करता ओके क्या आएगा e पावर आयोटा k1 आएगा k2 आएगा रिफ्लेक्टेड वेव है k1 उसी मीडियम में तो वापस आएगी वेव और यहाँ प्लस आएगा y इट इज प्लस चल रही क्योंकि ये अगर प्लस z में जा रही है ये वाली वेव इंसिडेंट वेव तो रिफ्लेक्टेड वेव किसमें जाएगी -z क्लियर है बात dr लिखो dr कितना होगा dr में डायरेक्शन देख लो पहले kr का डायरेक्शन क्या है kr क्या है k1 है ना किस डायरेक्शन में बोलो kr इज k1 कितने है -z प्लस z रिफ्लेक्टेड वेव किधर जा रही है भाई यस सर माइनस रिफ्लेक्टेड वेव क्रॉस EOR x कैप e पावर i k1z प्लस ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा तो डायरेक्शन क्या हुई पहले डायरेक्शन देख लेते हैं z क्रॉस x इट वुड बी माइनस i और प्लस i माइनस y अच्छा ओमेगा बाय k1 क्या होगा ओमेगा बाय k1 इट वुड बी v1 या v2 v1 v1 रिफ्लेक्टेड वेव की जो स्पीड होगी वो v1 होगी क्योंकि मीडियम 1 में है
तो क्या होगा EOR बाय V1 e पावर आयोटा K1Z प्लस ओमेगा टी, ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक की। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। एक बात और, इसी को लिखने का एक और तरीका होता है ना, बोलो, ये जैसे मैंने प्लस लिख दिया ना, इसका एक और तरीका हो सकता है क्या? दोनों माइनस। वन मोर मेथड ऑफ राइटिंग दिस, इसका एक और मेथड जो है राइटिंग का वो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इंस्टेड ऑफ पुटिंग प्लस हियर, जैसे वेव दी हुई थी ना, ये कितने माइनस लगा सकते हैं यहाँ, व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन पुट माइनस साइन इन K1Z इटसेल्फ, बाकी को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यानी कि दोनों के सेम साइन होते हैं ना अगर, तो माइनस को दिखाता है, माइनस डायरेक्शन को दिखाता है। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? बेस्ट कौन सा? y का डायरेक्शन होगा माइनस V1 होगा, तो ये तो है नहीं सही, D2 और C है ना, ये वाला क्यों नहीं, तो ये प्लस y बता रहा है डायरेक्शन, गलत है, और ये भी सही है। क्या ऑप्शन सही है? ठीक है, ऑप्शन करेक्ट है ठीक। ठीक हो गया। ये वाला कर लो लास्ट करके। बताओ इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक मेटल इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है? एक तरफ डाइलेक्ट्रिक है, दूसरी तरफ क्या है? मेटल है। एट नॉर्मल इंसिडेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज दिस, एंड मेटल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? ठीक है, तो मेटल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स, मेटल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है दैट इज गिवन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपको पता है ना फेज चेंज कैसे निकालते हैं? फेज चेंज देखो इस इक्वेशन से निकलेगा, आपको बताऊं EOR ओवर EOI। मैंने बताया था अगर ये पॉजिटिव आए, अगर ये पॉजिटिव आए तो कितना फेज चेंज, बोलो कितना फेज चेंज? नो फेज चेंज। क्लियर? अगर ये नेगेटिव आए तो कितना फेज चेंज? 180 फेज चेंज। ओके, अगर ये कॉम्प्लेक्स आए तो कितना फेज चेंज? अगर ये कॉम्प्लेक्स आए तो फेज चेंज ना तो जीरो होगा और ना पाई होगा। क्लियर है? तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला? अब मैं फेज चेंज निकालने जा रहा हूँ। फॉर्मूला होता है N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। कब लिखा होगा? नहीं, क्या लिखा है? वर्ड देखो क्या लिखा है, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में ये होता है नहीं? अंडरस्टूड? तो आप लगाइए N1 कितना है, N माइनस N2 कितना है, 1 प्लस आई रो डिवाइडेड बाय N प्लस N1 प्लस आई रो। क्या बना? N से N कैंसिल। ठीक है, क्या बन रहा है? N से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दो कॉमन लेके, 1 माइनस 1 ये बन रहा है 1 माइनस 1 माइनस आई रो, ये बना ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस प्लस आई रो। तो ऊपर क्या बचता है? माइनस आई रो, नीचे क्या बचता है? 2 प्लस आई रो, है ना? समझ आ गया? अब इसको ना आप इमेजिनरी और रियल में तोड़ दो। कैसे करते हैं? कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस आई रो से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस आई रो से डिवाइड कर रहा हूं। ओके, तो न्यूमरेटर क्या बनेगा? पहला पार्ट बनेगा माइनस का 2 आई रो, दूसरा पार्ट क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस, बट स्टिल माइनस रहेगा, आयोटा आयोटा माइनस रो स्क्वायर बन गया, नीचे क्या बन गया? ये बन गया 4 प्लस रो का स्क्वायर।
ओके और माइनस रो स्केल आ गए सर, सही है सर। ओके ये आ गया। तो ऊपर क्या बन गया, माइनस साइन। ओके माइनस साइन और क्या क्या बचा, रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं। रियल पार्ट है रो स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा 2 रो और डिनोमिनेटर क्या है कॉमन 4 प्लस रो स्क्वायर। क्लियर। अब ये क्वांटिटी बनी है आपकी। आप ये बताओ फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे इस क्वांटिटी को, हाउ वुड यू फाइंड द फेज डिफरेंस। किसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं b by बताइए। a tan इनवर्स Imaginary by real. डिवाइडेड बाय रियल। यस इमेजिनरी बाय रियल, कर दो इमेजिनरी बाय रियल। तो tan डेल्टा पाई इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस 2 रो है, रियल पार्ट कितना है माइनस रो स्क्वायर। ये तो कॉमन है ना, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। ओके कैंसिल हो जाएगा है ना। कितना आएगा 2 बाई रो। कितना फेज चेंज आया बोलो 2 बाय रो। 2 by रो। 2 बाई रो। कितना फेज चेंज आया tan इनवर्स 2 बाई रो। ये आंसर चाहिए, समझ में आई बात। नहीं तो ना तो फेज डिफरेंस 180 अराइज हुआ ना फेज डिफरेंस 0 अराइज हुआ। किस पर डिपेंड करेगा फेज चेंज, फेज चेंज विल डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ रो। ओके क्लियर है नहीं। तो अगर रो का वैल्यू क्या हो 2 हो तो कितना फेज चेंज आएगा 2 हो तो रो का वैल्यू 45 और बाकी कुछ और हुआ तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये रही बात नहीं हुई। ठीक है आई होप इट इज क्लियर। तो सी आ गया। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर स्लाइड शो कर दीजिए। स्लाइड शो कर देता हूँ, बीच में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे तो मैं उसको हटा दूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में रख लूंगा। तो अभी काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं जितना हमने पढ़ लिया उसके साथ। 1 सर स्लाइड दिख नहीं रही है। 1 नहीं दिख रही आपको। नो दिख रही है सर। आप देखिए सर। नेक्स्ट 2 सर नेक्स्ट 3 3 की तो जरूरत ही नहीं है आपको, ना 4 की जरूरत है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 की जरूरत नहीं, 14 तक करना। ओके सर थैंक यू। सर एक मिनट 11 नंबर स्लाइड एक बार आ जाइए प्लीज। सर इसमें जैसे ना नॉर्मल इंसिडेंस जो 29 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, तो इसमें एनर्जी मतलब ये मतलब सर इसमें मतलब जो मैं सोच रहा हूँ सर इसमें रेशियो ऑफ मतलब EOR एंड EOI का रेशियो होगा या उसके स्क्वायर का रेशियो होगा? एनर्जी में पावर में एनर्जी पावर या इंटेंसिटी
ओ हाँ सर, किसके हाँ proposal ओ होती है? इस बार हो गया था सर, हाँ वो थोड़ा सा थैंक यू। सर जो 9th स्लाइड है उसमें से क्वेश्चन 16 जो कराया है वो डायरेक्ट क्यों नहीं किया सर, उसमें कैलकुलेशन की है तो सर कहाँ पर? अनपॉलर कहाँ 16th पर? क्वेश्चन 16th क्वेश्चन पेज स्लाइड बताओ। 9 हाँ। सर ये अनपोलराइज्ड लाइट डाली है तो वो रिफ्लेक्टेड में तो ऑलवेज ही प्लेन पोलराइज्ड देगी, तो सर किसी भी इसमें एंगल पर कैलकुलेशन किसी भी एंगल पर डालने पर किसी भी एंगल पर डालने पर होता है ऐसा? सर उस क्वेश्चन में तो आपने यही बताया था कि इंसिडेंट लाइट कोई भी हो तो वो हमेशा अरे प्लेन पोलराइज्ड भाई थी। आप अधूरी बात सुनते हो, यही तो प्रॉब्लम है। अभी मैंने क्या बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ? व्हाट इज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस? रिवर्स्ड एंगल रूस्टर एंगल होगा तब के लिए सही है पूरा सिस्टम। ये जो पूरा डिस्कशन है कब सही है? थीटा बी होगा टू ओनली फिर फॉर व्हेन थीटा बी इज थीटा आई इक्वल टू थीटा बी, तभी सही है, वरना सही नहीं है। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी। सर जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसमें डायरेक्शन बता दीजिए। ये वाला हाँ सर, तो ये आपने इंसिडेंट वेव अगर इधर जाएगी प्लस जेड में तो रिफ्लेक्टेड वेव माइनस जेड में जाएगी या प्लस जेड में जाएगी? इट वुड गो इन माइनस जेड डायरेक्शन। तो माइनस जेड के लिए ये आर्गुमेंट क्या होगा एक्सपोनेंशियल का? दो तरीके से हो सकता है, या तो k1z प्लस ओमेगा टी हो, या दोनों में माइनस हो, या तो दोनों में प्लस हो या दोनों में माइनस हो। दो तरीके से हो सकता है। तो क्योंकि क्वेश्चन में दोनों में माइनस दिया हुआ है इसलिए मैंने माइनस वाला लिया है, जबकि मैं शुरुआत में क्या कर रहा था, दोनों को प्लस लेकर चल रहा था। वो भी सही था, ये भी सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं हम, जो भी ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, ये है। सर एक बार स्लाइड 7 बता दीजिए। बताइए। इसमें हमारा E0 T E0 T जो है ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, सर वो E01 मतलब ट्रांसमिटेड E01 कैसे ले रहे हैं हम? भाई यहाँ से कोई वेव ई को आई इतना भेजा हमने यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा था? यहाँ से ये E0 आई हमने ई को आई भेजा। यस सर। उसमें से कितना एंटर करा हमने? कितना भेजा था इसको? ई को आई का वैल्यू हमने भेजा था यहाँ से 8 भेजा था। तो कितना पहुंचा वहां अंदर? ई को 1 5, ई को 2 कितना पहुंचा? ई को 2 5 यस सर। और फिर कितना रह गया? 11 by 1.6। क्लियर बात? तो इसका नेक्स्ट वाला स्लाइड थोड़ा। सर इस क्वेश्चन में जैसे हम पहले ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट से निकाल रहे हैं और इससे पहले वाले में हम रिफ्लेक्शन निकाल के फिर -1 कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। पहले से डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ क्या पूछ रहा है? इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क है नहीं है? स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। स्क्वायर तो होता है, वो तो बात आपकी सही है, ठीक है। बट ट्रांसमिटेड में सीधा स्क्वायर नहीं होता ना, ये नहीं कर सकते आप इसको ऐसे। ऐसा नहीं होता कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होता हो वो ई को टी ओवर ई को आई स्क्वायर होता हो। दैट इज नॉट ट्रू। यस सर। इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ वही फॉलो होगा। ये जो 1 + r = t वाला जो 1 - r = t वाला कांसेप्ट है, ये सिर्फ कब लग सकता है? जब रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन होगा तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सर लास्ट स्लाइड का पहला वाला स्टेप थोड़ा। कौन सी स्लाइड नंबर? सर लास्ट स्लाइड का पहले वाला, इसके बाद जो पूरा लास्ट स्लाइड था उसके पहले वाला सर, उसके पहले नहीं सर, ये जो पेज नंबर 88 का क्वेश्चन नंबर 33 था वो वाला। जी हाँ सर ये वाला। सर इसमें जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, प्रोपगेशन वेक्टर तो सेम रह रहा है, ऐसा कि जो रिफ्लेक्टेड वेव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सर जो रिफ्लेक्टेड वेव ले रहे हैं हाँ, उसका प्रोपगेशन वेक्टर सेम एज ले रहे हैं हम इंसिडेंट लाइट। लेना नहीं चाहिए क्या? मुझे बताओ, रिफ्लेक्टेड वेव उसी मीडियम में होगी या डिफरेंट मीडियम में होगी? उसी मीडियम में। तो K1 होगा K2 होगा? हाँ K1 होगा। और अगर ट्रांसमिटेड वेव होती यहाँ तो निकलवाता तो क्या लेते हैं? K2 लेते हैं। हाँ सर जी सर, थैंक यू सर। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो डेंसर टू रेयर होना चाहिए तो कंडीशन को, अगर हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो भी होता है ना, और ऊपर जैसे क्रिटिकल एंगल के इक्वल इंसिडेंट एंगल हो तो हाँ, तो यहाँ तो एंगल 0 है ना, यहाँ तो हो ही नहीं सकता ना। थीटा आई कितना है इस केस में? थीटा आई कितना है? 0। बट इन्होंने, आप ऐसे कह रहे हो क्या कि भाई इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड सेम दिया हुआ है इन्होंने? हाँ, इन्होंने कुछ तो गलती की हुई है यहाँ पे, इन्होंने कुछ तो गलती की हुई है ना यहाँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा यहाँ, एम्पलीट्यूड को बदलना चाहिए था इनको।
जैसे मैंने तो EOR लिखा है, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होगा ना रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड, कुछ तो चेंज होगा ना उसमें, ठीक है। सर यहाँ पर और एक डाउट था, वो जो ओमेगा को रिफ्लेक्टेड वेव पे प्लस कर रहे हैं, वो वाला क्यों कर रहे हैं? भाई मैंने बताया ये वेव का प्रोपगेशन को बता रहा है, वेव का प्रोपगेशन किधर है, ये वेव का प्रोपगेशन ये वाला प्लस z में है या माइनस z में है? प्लस z। और ये वाला वेव का प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में है इस वाले का? माइनस z में। तो वही तो भाई रिफ्लेक्टेड वेव उल्टी नहीं आएगी क्या? जी सर। तो उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ दोनों प्लस लेकर भी कर सकते हो, ये भी माइनस z में जा रही है वेव, दोनों प्लस भी, और दोनों माइनस भी माइनस z में जा रही है, ठीक है। ठीक है फिर जी सर। नेक्स्ट क्लास में ओके।